Hello everyone, welcome back to the series of All India Bar Exam Previous Year Question Paper। और आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट व्हेन। कोई भी पर्सन रिव्यू के लिए कब अप्लाई कर सकता है? रिव्यू ऑफ अ जजमेंट व्हेन ही इज एग्रीव्ड बाय अ डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बट नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड। He is aggrieved by a decree or order from which no appeal is allowed, or he is aggrieved by a decision on a reference from the court of small causes, or all of the above। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किन मामलों में रिव्यू ऑफ अ जजमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। रिव्यू के बारे में सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी दिया हुआ है। सेक्शन 114 में आप जाके रिव्यू के ग्राउंड देख सकते हैं और वहां पर 3 ग्राउंड दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये तीनों सही आंसर है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये तीनों ग्राउंड्स के बारे में सेक्शन 114 में दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेमेडी ऑफ रिविजन इज नॉट अवेलेबल। इनमें से किस मामले में हम रिविजन का रेमेडी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन 1, केसेस इन विच फर्स्ट अपील लाइज। Option 2, cases in which second appeal lies. Option 3, interlocutory orders. या Option 4, all of the above. Correct answer to this question is Option 4, that is all of the above. इन सारे मामलों में हम रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिवीजन की रेमेडी हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन प्रॉफिट। लास्ट क्लास में हमने मीन प्रॉफिट के बारे में बात करी थी और मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में दी हुई है। ठीक है, मीन प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? दोज प्रॉफिट बाय विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच profits due to improvements made by person in wrongful possession, both A and B या none of the above। तो मीन प्रॉफिट की जहां बात हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज दोज प्रॉफिट बाय विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might have received therefrom together with interest on such profit। लेकिन इसमें profits due to improvements शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इनमें से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो पर्सन या तो माइनर रहे, अनसाउंड माइंड का रहे, या अगर उसकी डेथ हो जा रही है तो जो अदर पर्सन उससे प्रेजेंट कर सकते हैं तो दे आर नोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नॉट की बात हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, हिंदू को पार्टनर्स, क्रेडिटर और इंटरमेडलर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कैन नॉट बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which order of CPC lays down general rules governing pleadings in a court। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बात कर रहा है जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग। प्लीडिंग से रिलेटेड इनमें से कौन से ऑर्डर में बात करी गई है? इज इट ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 और ऑर्डर 9? तो जनरल रूल ऑफ प्लीडिंग्स हम देखते हैं ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 7 में हम प्लेंट के बारे में देखते हैं कि प्लेंट हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, प्लेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से पर्सन प्लेंट तैयार करते हैं, कितने वक्त में प्लेंट तैयार होता है, ये सारी बातें। फिर ऑर्डर 8 में हम रिटन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि कौन सा पर्सन रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये ऑर्डर 8 में है। ऑर्डर 9 में फिर हम एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज देखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन 1, दैट इज ऑर्डर 6 में जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स दी हुई है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। सेकेंड अपील कब कब अप्लाई होता है? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। ऑप्शन 2,
substantial question of law as not formulated by the High Court. Option 3, an appellate decree passed ex parte या all of the above. सेकेंड अपील की बात करी गई है सेक्शन 100 में और उसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पर हम सेकेंड अपील कर सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, दैट इज जहां पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट, तो उन जगहों पे हम सेकेंड अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट, वहां हम अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर अपीलिएट डिग्री एक्स पार्टे पास हो गई है तो भी हम सेकेंड अपील के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज imposition of compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses is dealt under. Imposition of compensatory cost के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। Compensatory cost. Is it section 33 of CPC, 35A of CPC, section 30 of CPC or section 35 of CPC? See, cost से related तो हमारे पास तीन ही सेक्शन है, सेक्शन 35, 35A एंड 35B। तो हमारा ऑप्शन 1 तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। यहाँ पर कंपेंसेटरी कॉस्ट के बारे में बात हो रही है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज कंपेंसेटरी कॉस्ट के बारे में हम सेक्शन 35A में देखते हैं। आप इन कॉस्ट वाले सेक्शंस को आप CCD से याद कर सकते हैं, CCD, ठीक है। C फॉर कॉस्ट, सेकेंड C फॉर कंपेंसेटरी कॉस्ट एंड D फॉर डीले के वजह से अगर हम डीले कॉज कर रहे हैं तब उस पर कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो C यहाँ पे सेक्शन 35 है, उसके बाद सेक्शन 35A है एंड D में है सेक्शन 35B, ठीक है। 35, 35A, 35B, CCD। The next question is, which provision under Code of Civil Procedure deals with substituted service of summons upon the defendant? अब यहाँ बात हो रही है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में। समन क्या होता है? समन हम एक तरह का वो रिटन ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को बुलाती है या उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है। तो समन में हम किसी पर्सन को बुलाएंगे या डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे। और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने घर से या अपने ऑफिस से या जिस भी जगह उसे समन दिया जा रहा है उस जगह पर वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उस समन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम किसी अदर पर्सन को दे देते हैं कि आप समन उस तक पहुंचा दीजिएगा, या फिर हम उसके घर के दरवाजे पर चिपका देंगे, उसके ऑफिस में दे देंगे, ठीक है। ये होता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। क्या ये ऑर्डर 5 रूल 19A में दिया हुआ है, ऑर्डर 5 रूल 19 में दिया हुआ है, ऑर्डर 5 रूल 20 में दिया हुआ है, या क्या ये ऑर्डर 5 रूल 21 में दिया हुआ है? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इस ऑर्डर और रूल को याद कर लीजिए। ऑर्डर 5 रूल 20 में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात करी गई है, ठीक है। और ऑर्डर 5 तो आप जानते ही हैं, ऑर्डर 5 बात करता है समन से रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज इंप्लाइज। अब रेस सब्जुडाइज का कंसेप्ट हम सेक्शन 11 में देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रूल ऑफ सब्जुडाइज में क्या बातें रहती हैं? Where the same subject matter is pending in a court of law for adjudication between the same parties, the other court in होगा यहाँ पे pending in a court of law for adjudication between the same parties, the other court is barred to entertain the case so long as the first suit goes on. या फिर where the same subject matter is pending in a court of law for adjudication between the different parties, the other court is barred to entertain the case so long as the first suit goes on. या फिर where the different subject matter is pending in a court of law for adjudication between the same parties, the other court is barred to entertain the case so long as first suit goes on. ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है सारे ऑप्शंस में। क्वेश्चन हमारा है रेस सब्जुडाइज किन पर इंप्लाई करता है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग। जहां पर सेम सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर एडजुडिकेशन, मतलब फॉर डिसीजन बिटवीन द सेम पार्टीज, तो अदर कोर्ट को हम बार कर देंगे टू एंटरटेन द केस सो लॉन्ग एज फर्स्ट सूट गोज ऑन।
जब तक फर्स्ट सूट चल रहा है तब तक जो सेकंड सूट हमने अप्लाई किया है, सेकंड सूट को बार कर दिया जाएगा कि इस सेकंड सूट को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी जब तक फर्स्ट सूट कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज नोन एज रेस सब्जुडाइज। रेस सब्जुडाइज हमेशा पेंडिंग ऑफ सूट्स पर अप्लाई होता है और रेस जुडिकाटा केस डिसाइड होने के बाद अप्लाई होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूट ब्रॉट बाय अ पर्सन टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर of Mutt property, claiming it as heir of the deceased Mahant. The suit is dismissed on his failure to produce the succession certificate. A second suit was filed by him as a manager of the Mutt. क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। जो सूट है उससे लाया गया उस पर्सन के द्वारा जो पोजीशन रिकवर करना चाहता है किसी स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर ऑफ मठ प्रॉपर्टी, जो क्लेम कर रहा है कि उनके एयर्स जो डिसीज्ड महंत है उनकी प्रॉपर्टी है वो, और उस सूट को डिसमिस कर दिया जाता है इस वजह से क्योंकि वो पर्सन सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में नहीं ला पाया। अगर आप कह रहे हैं कि आप एयर हैं तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लाके प्रूव करिए कि यू आर एन एयर टू दिस प्रॉपर्टी। इस वजह से उस सूट को डिसमिस कर दिया गया। तो क्या सेकेंड सूट जो फाइल किया जा रहा है बाय हिम एज अ मैनेजर ऑफ द मठ, उसका क्या होगा? तो सेकेंड सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, सेकेंड सूट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, सेकेंड सूट विल बी बार्ड बाय रेस सब जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज होगा यहाँ पे, ओके, रेस सब्जुडाइज या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज सेकेंड सूट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। क्योंकि पहले वाले केस में हमने क्या बात करी, हमने प्रॉपर्टी को क्लेम करा एज अ डिसीज्ड पर्सन, लेकिन सेकेंड सूट में वो पर्सन एज अ मैनेजर ऑफ द मठ केस फाइल कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सूट में बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9। कब डिसमिस कर सकते हैं? Where the summon is not served upon the defendant in consequence of the plaintiff's failure to pay cost for service of summon, that is rule 2. Where neither plaintiff nor defendant appears, rule 3. Where plaintiff after summon returned unserved fail for 7 days to apply for fresh summon. Where on the date fixed for hearing in suit only defendant appears and he doesn't admit the plaintiff's claim, rule 8. तो इनमें से कौन से ऑप्शंस सही है? Is it 1, 2 and 3, 1, 3 and 1, 1, 3 and 2, sorry, 1, 3 and 2, 1, 2 and 3। कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है, 1, 3 and 4 इसे कर देते हैं हम, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4 या all of the above। क्वेश्चन एक बार और आप देखिए, सूट में बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 में हम सूट डिसमिस कर रहे हैं तो इनमें से कौन से ग्राउंड पर कर सकते हैं? क्या हम रूल 2 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रूल 3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रूल 5 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रूल 8 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? तो इन कोड्स में अगर आप जाएंगे, क्या 1, 2 and 3 सही है, क्या 1, 3 and 4 सही है, क्या 2, 3 and 4 सही है, या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट? तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। इन सारे बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इन सारे बेसिस पर आप सूट को डिसमिस कर सकते हैं, मतलब कोर्ट सूट डिसमिस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, doctrine of lis pendens was explained in the leading case of। doctrine of lis pendens, lis pendens का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन जो पेंडिंग रहती है। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ था, क्या ये डिसाइड हुआ था बेलमी वर्सेस सबाइन में, कूपर वर्सेस कूपर में, स्ट्रीट स्पेसिफाइड वर्सेस स्ट्रीटफील्ड में, या टल्क वर्सेस मॉक्सी में, मॉक्सी। ओके, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज बेलमी वर्सेस सबाइन के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस डिसाइड किया गया था।
Which among the following is not an ADR method under section 89 of CPC? Which among the following is not an ADR method? Mini trial, judicial settlement through लोक अदालत, conciliation या none of the above? पूछा जा रहा है not an ADR method. ADR that means alternate dispute resolution. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज मिनी ट्रायल का तो कोई मेथड ही नहीं दिया हुआ है सेक्शन 89 में. सेक्शन 89 को हमने बोला था ACJM वर्ड से याद करने. ACJM, ठीक है. सबसे पहले A फॉर हो जाएगा आर्बिट्रेशन, C फॉर कंसिलिएशन, J फॉर जुडिशियल सेटलमेंट एंड लोक अदालत एंड M फॉर मेडिएशन. तो इससे आपको चारों पॉइंट्स याद रहने वाले हैं और मिनी ट्रायल तो उसमें आ नहीं रहा है, दैट्स व्हाई मिनी ट्रायल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Next question is, which of the following is not an essential element of a decree? Decree का essential element नहीं है. Is it conclusive determination of rights of the parties? Formal expression of adjudication? Adjudication from which an appeal lies as an appeal from order, or the adjudication must have been given in a suit before the court? पूछा जा रहा है which of the following is not an essential element of a decree? Conclusive determination of rights of the parties, ये तो जरूरी है किसी को भी डिक्री कहने के लिए. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक बात कही गई है कि एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज इज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री. तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा. An adjudication must have been given in a suit before the court, ये भी सही बात है. Next question. Which of the following is not a requirement for a foreign judgment to be conclusive? See, foreign judgment का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस करा था. 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. ये तीसरा क्वेश्चन है फॉरेन जजमेंट का. तो आपको सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ CPC पढ़कर जाना पड़ेगा अच्छे से. सेक्शन 13 में सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि किन ग्राउंड्स पर हम मान सकते हैं कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है. ऑप्शंस है हमारे पास. इट मस्ट बी गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, इट वाज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट इज बाय अ कोर्ट इन एन एनिमी कंट्री. तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव. फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव होने के लिए मेरिट्स पर होना तो बहुत जरूरी है, सही बात है. कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट से प्रोनाउंस होना जरूरी है, ये भी सही बात है. फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है. लेकिन इट इज बाय द कोर्ट इन एन एनिमी कंट्री, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता. दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. Next question is, the word is not possessed of sufficient means in order 33 rule 1. अब सी ऑर्डर 33 में मैं बता दूं इंडिंजर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, ठीक है. जो निर्धन व्यक्ति होता है, जो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, तो पूछा जा रहा है किसे हम कहेंगे कि वो एक निर्धन व्यक्ति है. टू डावर डेट ड्यू बाय पिटिशनर हस्बैंड, टू प्रॉपर्टी ओवर विच पिटिशनर हैज एक्चुअल कंट्रोल, टू सफिशिएंट प्रॉपर्टी एंड एक्सक्लूड्स sole means of livelihood या none of the above. The word not possessed of sufficient means का क्या मतलब है in order 33? The correct answer to this question is option 2, that is to property over which petitioner has actual control. ठीक है. उस पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे वेदर ही इज इंडिजेंट पर्सन और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर एटसेट्रा कैन बी करेक्टेड. सी, किसी भी जजमेंट को या डिक्री या ऑर्डर को हम सिर्फ उसके क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक पर ही चैलेंज कर सकते हैं. वो भी चैलेंज नहीं होता, वो एक तरह का एरर होता है. उस एरर को सही करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है. तो इनमें से कौन से सेक्शन में उसके बारे में बात करी गई है? इज इट सेक्शन 151 ऑफ CPC, सेक्शन 152 ऑफ CPC, सेक्शन 153 ऑफ CPC और सेक्शन 153A ऑफ CPC? क्वेश्चन नंबर 37.
का सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी, क्लरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक इन जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स कैन बी करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन रिलेट्स टू, ये 1977 का केस है एंड इट इज रिलेटेड टू, इज इट रिलेटेड टू रेस सब्सिडाइज, रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और डीम्ड रेस जुडिकाटा? State of UP versus Nawab Hussain, and this case is related to option 3, that is constructive res judicata। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। रेस जुडिकाटा तो सेक्शन 11 में है और उसके एक्सप्लेनेशन में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, और रेस सब जुडाइज हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 10 में। The next question is, X is living in Pune and Y his brother in Mumbai. X wants to file a suit for partition of their joint property situated in Delhi and Bangalore. X पुणे में रह रहा है और Y उसका भाई जो है वो मुंबई में रह रहा है। X यहाँ पर पार्टीशन सूट फाइल करना चाहता है जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए, जो जॉइंट प्रॉपर्टी दिल्ली में है और बैंगलोर में है। The options are suit may be instituted in Delhi only, suit may be instituted in Bangalore only, या सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन आइदर दिल्ली और बैंगलोर, या नन ऑफ दी अबव। अब बताइए सूट कहां पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में है और बैंगलोर में है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन दिल्ली और इन बैंगलोर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई इज सिचुएटेड एट भोपाल। ठीक है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है जो कि वाई होल्ड कर रहा है, जो कि बंगाल में सिचुएटेड है, एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंदौर। अ सूट टू ऑब्टेन कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी मे बी इंस्टीट्यूटेड। सूट टू ऑब्टेन कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग to the property may be instituted at Bhopal, at Indore, either at Bhopal or at Indore, या none of the above। Suit to obtain compensation कहाँ पर इंस्टीट्यूट करा जा सकता है? प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज आइदर एट भोपाल और एट इंदौर। इन दोनों में से किसी भी जगह पर सूट को ऑब्टेन सूट फाइल करी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपेंसेशन के बारे में बात हो रही है। कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग हमें ऑब्टेन करना है। अगर यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ऑब्टेन करने से रिलेटेड कोई बात रहती तो हमें भोपाल में ही करना पड़ता, बिकॉज भोपाल इज द प्लेस जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है। लेकिन जहां कंपेंसेशन की बात हो रही है, कंपेंसेशन अगर कोई रॉन्ग डूअर दूसरे प्लेस पर सिचुएट कर रहा है, रिजाइड कर रहा है, तो हम दूसरे प्लेस दैट इज इंदौर में भी जाकर सूट फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।